हेलो एवरीवन। अभी हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। जूरिस्प्रूडेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, सोर्सेस पढ़ रहे थे। फिर इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी जो हमारे प्री के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमें पता है यूपीपीसीएसजे की वैकेंसी है, तो उसके लिए जूरिस से क्या प्री के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या नेट के एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो हम वन बाय वन इसके अंदर देखेंगे। तो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब मैं अगर बात करूं ये स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है क्या, क्या होता है ये स्कूल्स? देखो, हमारे पास डिफरेंट ऑथर्स थे, डिफरेंट ऑथर्स की डिफरेंट ओपिनियन थी। तो जिन जिन ऑथर्स की ओपिनियन थी एक साथ उन्हें उस स्कूल में रख दिया, जिन ऑथर्स की एक ये ओपिनियन थी उन्हें उस स्कूल में रख दिया। बहुत सिंपल सा अगर देखें, आफ्टर 10th क्या होता है, कोई साइंस साइड में जाता है, कोई कॉमर्स में, कोई आर्ट्स में। तो जिसका जो इंटरेस्ट होता है हम उस सेक्शन में उन्हें डाल देते हैं, सेक्शन का बाइफर्केशन हो जाता है। सिमिलरली हमारे स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में भी यही होता है, हम स्कूल्स में क्या कर देते हैं, उन्हें बाइफर्केट कर देते हैं। तो स्कूल्स कौन कौन से हैं? जो स्कूल्स हैं वो है एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, नेचुरल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल। तो इन स्कूल्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फिर इसमें हम वन बाय वन एक एक ऑथर ने क्या क्या ओपिनियन दी है, मतलब ऑथर्स दे क्या रहे हैं, लॉ के रिगार्डिंग ओपिनियन दे रहे हैं, वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हमारा सबसे पहला स्कूल जो आता है वो आता है एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे प्री के लिए। एनालिटिकल स्कूल क्या है? अगर हम बात करें एनालिटिकल स्कूल की, एनालिटिकल स्कूल वो है जो कहता है लॉ एज इट इज। वो लॉ को देख के चलता है कि लॉ ये है, इसका कोई लेना देना नहीं है लॉ ये होना चाहिए था या लॉ ये था, नहीं, उसका मेन आज फोकस है लॉ ये है, लॉ हमारा ये है। ठीक है, तो एनालिटिकल स्कूल की अगर हम बात करें, इसे हम और क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव स्कूल, इंपैरेटिव स्कूल, पॉजिटिव स्कूल, इंपैरेटिव स्कूल, इसे इंग्लिश स्कूल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट नेम से क्या है, इसे स्कूल को जाना जाता है। फिर क्वेश्चन आ जाता है ये इंपैरेटिव स्कूल किसने से दिया है? इंपैरेटिव स्कूल, यहीं से हमारा प्री का क्वेश्चन आ जाता है। इंपैरेटिव स्कूल बोला है इसे CK ने। CK ने इसे क्या बताया कि ये हमारा क्या है, एक इंपैरेटिव स्कूल है। इसी तरीके से सालमन ने इस स्कूल को क्या बोला है, सिस्टमैटिक जूरिस्प्रूडेंस बोला है। क्या बोला है? सिस्टमैटिक जूरिस्प्रूडेंस बोला है। तो यहां से अब हमारे प्री के दो क्वेश्चन निकल कर आते हैं कि कौन से स्कूल को हम सिस्टमैटिक जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, वो हम एनालिटिकल स्कूल को बोलते हैं। किसने बोला है? सालमन ने बोला है। सिमिलरली इसे इंपैरेटिव स्कूल क्यों, किसने नाम दिया है? CK ने नाम दिया है। कौन से स्कूल को? एनालिटिकल स्कूल को बोलते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि यहां पर हम जो देख के चलेंगे वो लॉ एज इट इज को लेके चलेंगे। इसका मतलब यहां जो हम इसे इंपैरेटिव बोल रहे हैं, इंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? इंपैरेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे। इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या कहते हैं? जिसमें हमारा वो आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, डू दिस, या आपको ऑर्डर देना होता है। तो सिमिलरली यहां पर भी इंपैरेटिव स्कूल इसलिए बोला है क्योंकि यहां हम लॉ का रिलेशन देखेंगे किसके साथ? स्टेट के साथ, कि लॉ का क्या रिलेशन है। और इसमें स्टेट का बहुत एक्टिव रोल बताया है कि स्टेट ही क्या है, काफी एक्टिव रोल करेगी। स्टेट के पास बहुत सारी पावर है इसके लिए, इसीलिए यहाँ पे हम इसे इंपैरेटिव स्कूल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उस टाइम पे लॉ तो थे नहीं जब ये एनालिटिकल स्कूल का हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जो लोग थे वो रोम कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि हमें कुछ एक सर्टेनिटी मिले, क्योंकि उस टाइम तक हमारे पास लॉ की कुछ भी सर्टेनिटी नहीं थी। नेचुरल लॉ स्कूल भी सर्टेनिटी और फाइनलिटी में काफी लैक कर रहा था। इसीलिए फिर उस टाइम कौन सा स्कूल आता है? ये एनालिटिकल स्कूल आता है। ठीक है, अब अगर हम इस एनालिटिकल स्कूल की बात करें, इसके जो फाउंडर थे, यहां से प्री का एक क्वेश्चन आ जाता है, फाउंडर कौन थे इसके? बेंथम। और इसके जो फादर थे वो थे ऑस्टिन।
तो फाउंडर कौन थे? बेंथम, और इसके फादर कौन थे? जॉन ऑस्टिन। क्योंकि इसलिए फादर बोला जाता है जॉन ऑस्टिन को, क्योंकि जो बेंथम ने जो थ्योरी को जहां पर कमी जो छोड़ दी थी उसे ऑस्टिन ने आके क्या करी है? पूरी करी है। ठीक है, तो अब यहां से आ जाता है एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर कौन है? आपको याद रखना है बेंथम, और उसके फादर कौन है? जॉन ऑस्टिन है। ठीक है, फिर एक मैगज़िम आती है यूबी सिविटस इबी लेक्स। यूबी सिविटस इबी लेक्स। हम इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हैंड टू हैंड अपने प्री के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और हमारे जो प्री के क्वेश्चंस है यहीं से क्लियर हो जाएंगे। यूबी सिविटस इबी लेक्स, ये एक लैटिन टर्म है जिसका क्या मतलब होता है? वेयर देयर इज स्टेट देयर इज एनार्की। वेयर देयर इज स्टेट देयर इज एनार्की। तो इस स्कूल में ये मैगज़िम इसलिए डाली है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था इस स्कूल में जो स्टेट का रोल है वो काफी एक्टिव रोल बताया है, और यही कहा है जहां स्टेट होगी वहां एनार्की आएगी, क्योंकि जो हमारी स्टेट है वो क्या है? एक नेसेसरी इविल है, क्योंकि हम सारी पावर अपनी किसे दे देते हैं? स्टेट को देते हैं। तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो मैगज़िम है यूबी सिविटस इबी लेक्स, ये कौन सा स्कूल से लिंक करती है, या इस मैगज़िम का क्या मीनिंग है? तो आपको याद रखना होगा यूबी सिविटस इबी लेक्स का क्या है? वेयर देयर इज स्टेट देयर इज एनार्की। और ये जो मैगज़िम है ये किससे लिंक होती है? हमारे एनालिटिकल स्कूल से होती है, क्योंकि हम एनालिटिकल स्कूल में क्या पढ़ते हैं? स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? एनालिटिकल स्कूल क्या है, कौन लेकर आया, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। अब आते हैं इसके ऑथर्स की बात करते हैं। यहां हम अगर मैं बात करूं एनालिटिकल स्कूल में, एनालिटिकल स्कूल में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? इतना तो क्लियर हो गया, बेंथम आएगा इसके अंदर, ऑस्टिन आएगा, HLA हार्ट आएगा, हॉलैंड आएंगे और सालमंड आएंगे। ये इसके अंदर जूरिस्ट आएंगे जो इसके एनालिटिकल स्कूल के फेवर में है। अब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि कितनी बार कोई भी ऑथर ही उठा के पूछ लेंगे कि ये ऑथर कौन से स्कूल से लिंक है। तो आपको याद रखना होगा बेंथम, ऑस्टिन, HLA हार्ट, हॉलैंड, सालमंड, दे ऑल आर अंडर एनालिटिकल स्कूल। क्लियर? अब हम वन बाय वन इन ऑथर्स को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे बेंथम के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट फिर हम ऐसी वन बाय वन ऑथर को पढ़ते जाएंगे। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेंथम। बेंथम का पूरा नाम है जेरेमी बेंथम। ठीक है, अब अगर हम बेंथम के बारे में पढ़े, बेंथम की जो थ्योरी है, अगर मैं एक बहुत बताऊं कि हम क्या पढ़ेंगे, तो 4 पॉइंट्स में हम बेंथम की थ्योरी को पढ़ेंगे। कौन से 4 पॉइंट्स हैं? सबसे पहला है यूटिलिटारियनिज्म, यूटिलिटारियनिज्म। सेकंड हम पढ़ेंगे लॉ, थर्ड हम पढ़ेंगे सोवरेन, एंड जो फोर्थ हम रीड करेंगे वो पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस। मतलब इन चारों पॉइंट्स के अराउंड इनकी थ्योरी रही है। इन चारों पॉइंट्स को ही इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या करा है? डिफाइन करा है। तो ये एक तरीके से कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं कि ये इनकी थ्योरी में मैं बार बार इन्हीं वर्ड्स को यूज करूंगी। ठीक है, अब हम अगर बेंथम के बारे में देखें, जो ये जेरेमी बेंथम है, ये कहाँ बॉर्न हुए थे? ये लंदन में बॉर्न हुए थे। ठीक है, ये लंदन में बॉर्न हुए थे और इन्होंने लॉ करी थी, पर लॉ की प्रैक्टिस नहीं करी थी। इन्होंने लॉ किया था बट लॉ की जो प्रैक्टिस है वो नहीं करी थी, क्योंकि इनका प्रैक्टिस में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनका इंटरेस्ट था कि सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए, एक सोसाइटी में कुछ चेंज आने चाहिए, एक सोशल रिफॉर्म होना चाहिए, कि एक लीगल सिस्टम एक सिस्टमैटिक वे में बना होना चाहिए। और इसीलिए इन्हें हम फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म भी बोलते हैं। इसे कॉन्सेप्ट को हम अभी पढ़ेंगे कि क्या होता है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म
ठीक है, ये फाउंडर थे यूटिलिटेरियन और इन्होंने बहुत सारा वर्क किया है, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत सारा रहा है हिस्ट्री में, पर इन्होंने पब्लिश ज्यादा नहीं कराया, मतलब इनके जो वर्क है वो काफी पब्लिश नहीं हुए, पर इनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। अब हम देखते हैं कि ये यूटिलिटेरियनिज्म क्या है जो हम बार बार बात कर रहे हैं। अब आता है ये यूटिलिटेरियनिज्म। देखते हैं यूटिलिटेरियनिज्म की अगर मैं बात करूं, ये जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये बेसिकली एक मॉरल थ्योरी की बात कर रहा है कि ये एक मॉरल थ्योरी है। मॉरल का मतलब क्या हो गया, जैसे हम मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं ना, ये एक मॉरल वैल्यूज की बात करता है, जैसे कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि अगर हम बच्चों को कहते हैं, अगर वो मारते, हम कहते नहीं बेटा गंदी बात नहीं मारते, क्यों? क्योंकि हमारी मॉरल वैल्यूज हैं ये नहीं करना। तो यूटिलिटेरियनिज्म यही बताता है क्या सही है और क्या गलत है, कि ये अगर हम कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं आज लॉ के ऊपर कि हमें ये लॉ बनाना है या नहीं बनाना है, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत तो नहीं है। तो ये हमें बताता है। क्यों हमें कोई भी अगर ऐसे डिसीजन लेना हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि लॉ का जो एम होता है वो क्या है, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का बेटरमेंट लेकर आना लॉ का क्या एम है, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। और सोसाइटी का बेटरमेंट कब होगा, जब हम सही गलत को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कि ये सही है ये क्या है गलत है। ठीक है, तो लॉ का क्या एम हो गया, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी है, हमें ये लेकर आना है। अब बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी कैसे किया जाता है, कैसे जज किया जाएगा कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। तो इनकी जो थ्योरी है वो बात करती है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। वो कह रहे हैं हम वो लॉज लेकर आएंगे जो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं, किसमें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में। जो ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस लाएंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों में, वो हमें यूटिलिटेरियनिज्म बताता है। क्लियर हुआ? इसका मतलब हम वो सारे एक्शंस करेंगे जिससे लोगों का ज्यादा फायदा हो रहा है, जिससे लोग ज्यादा खुश हो रहे हैं और ज्यादा लोग खुश हो रहे हैं, हम वो काम करेंगे। ठीक है, इसीलिए इनकी एक बुक भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये नेक्स्ट फिर से प्री का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड किसकी बुक है। लिमिट्स ऑफ, चाहे यूपी में प्री हो या नेट का हो, उसमें ये बुक जरूर पूछते हैं। लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, ये बुक किसने लिखी है, ये जेरेमी बेंथम ने ही लिखी है। तो इस बुक में इन्होंने ये ही करा है कि हम लॉ का क्या करेंगे, लॉ का हम टेस्ट करेंगे। लॉ का टेस्ट किया जाएगा जिसमें हम ये फाइंड आउट लगाएंगे क्या इससे लोग खुश हो रहे हैं या इससे लोग उदास हो रहे हैं। हम ये पता लगाएंगे कि अगर ये लॉ का टेस्ट करने पे अगर लोग खुश हो रहे हैं तो ये लॉ सही है, पर अगर इस लॉ से लोग दुखी हो रहे हैं, हैप्पीनेस नहीं आ रही है, सैड हो रहे हैं, तो वो हमारे लॉ ठीक नहीं है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी अगर मैं बात करूं, क्लास 12th में क्लास 12 के लिए 11th कह लो, उसमें माइक्रो में हमारी सबसे पहला चैप्टर यूटिलिटी ही आता है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे कि आपने एक रोटी, आपको बहुत तेज भूख लगी, आपने एक रोटी खाई, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, आप दूसरी रोटी खा रहे हो, तीसरी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता जाता है। तो सेम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सेटिस्फेक्शन देंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुश करेंगे। और इसी को एक बहुत फैंसी से वर्ड में बोला गया है, हेडोनिज्म कैलकुलस। हेडोनिज्म कैलकुलस। तो ये जो फैंसी सा मैंने भी वर्ड लिखा है,
ये कुछ नहीं है, ये वही हैप्पीनेस की बात कर रहा है। हेडोनिज्म कैलकुलस किसकी बात कर रहा है? ये वही हैप्पीनेस की बात कर रहा है कि कितना हैप्पीनेस। अगर मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, जितने ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे वीडियो पे उतनी मेरी हैप्पीनेस होगी। और आपकी हैप्पीनेस कब होगी? जब मैं ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगी जिससे आपके प्री के क्वेश्चंस क्लियर होंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मेरी हैप्पीनेस कब होगी? जब मेरे को अच्छे व्यूज मिलेंगे, अच्छे रिमार्क्स मिलेंगे, मैं और अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगी, मैं और ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊंगी, क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। और आपकी हैप्पीनेस क्या होगी कि आपकी उसकी प्री की तैयारी होगी। ऐसे ही जैसे अगर हम कोई जॉब करने जाते हैं तो हमारा जॉब का गोल, बहुत डिफरेंट गोल होते हैं। एक ये होता है कि या तो प्रॉफिट अर्न कर लो, या मुझे अपने स्किल एनहांस करने हैं, एक सोसाइटी में फेम चाहिए होता है। तो हम इन्हीं गोल्स की वजह से ये क्या करते हैं, हमारी हैप्पीनेस अट्रैक्ट करते हैं और इसीलिए हम इसको और ज्यादा करते जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हेडोनिज्म कैलकुलस क्या है? ये वही है कि हम वही एक्ट करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। तो मैंने अभी आपको पहली बुक बताई, इनकी कौन सी थी, लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन। और इसे लर्न करने का तरीका भी यही है कि आप उसमें कैसे याद रखोगे कि लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन क्या है। उसमें इन्होंने लॉ के टेस्ट किया था कि ये लॉ अगर हैप्पीनेस ला रहा है तो ये वैलिड है, ये लॉ हैप्पीनेस नहीं ला रहा तो ये लॉ गलत है। ऐसी इनकी एक और बुक थी, इंट्रोडक्शन टू द मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। इनकी सेकंड बुक है इंट्रोडक्शन टू द मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। इंट्रोडक्शन टू द मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन का मतलब यहाँ पर यही है कि नेचर ने मैनकाइंड को इस गवर्नेंस में रखा है जिसमें टू सोवरेन है, एक साइड है पेन, एक साइड है प्लेजर। मतलब इन्होंने काफी पेन और प्लेजर को डिफाइन करा कि हम दो सोवरेन्स में बांट देंगे कि क्या पेन दे रहा है, क्या प्लेजर दे रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बैड रेपुटेशन, बैड रेपुटेशन क्या है, ये हमारा पेन है। पर यही अगर गुड रेपुटेशन आ जाएगी तो ये क्या है, हमारा प्लेजर है। या अगर पुअर है वो क्या है, पेन है। और यही रिच हो जाते हैं तो ये क्या है, हमारा प्लेजर है। ठीक है, कोई फियर है, डर है, तो फियर है, डर है, वो क्या है हमारा, वो हमारा पेन है। और प्लेजर क्या हो जाएगा, जो हम ये बहुत ज्यादा पावर में आ जाते हैं, ये हमारा क्या है, प्लेजर। मतलब हर एक एक्शन सही माना जाएगा अगर वो प्लेजर बढ़ाता है, हर एक एक्शन जो है वो गलत माना जाएगा अगर वो हमारी हैप्पीनेस को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर हुआ यहां तक? तो इसका मतलब यहां जो हम ये हेडोनिज्म की बात कर रहे थे, ये क्या है, सिंपली हैप्पीनेस है। अब यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है, जो हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं कि अगर ए है, अगर इसे हैप्पीनेस मिल रही है तो लॉ सही है, अगर हैप्पीनेस नहीं मिल रही है तो वो गलत है। तो इनकी थ्योरी क्या इगोइस्टिक हुई? क्या ये जो ये इनकी थ्योरी है, क्या ये इगोइस्टिक है? तो नहीं, इनकी ये थ्योरी इगोइस्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं अगर एक जने को हैप्पीनेस मिल रही है तो वो किस वजह से मिल रही है, जिससे कि सामने वाले को भी क्या मिल रहा है, उसमें हैप्पीनेस मिल रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मान लो ए है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ए है वो किसी कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, वो कंपनी में वर्क कर रहा है कि उसको क्या मिले, प्रमोशन मिले, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहे। ठीक है, अब जब वो कंपनी में काम करेगा तो मैक्सिमम काम करेगा, अच्छे से अच्छा काम करेगा। तो उस अच्छे से अच्छे काम में क्या कंपनी को बेनिफिट नहीं होगा? कंपनी को भी अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। कंपनी को बेनिफिट होगा तो कंपनी अपने आप क्या करेगी, उसका प्रमोशन कर देगी, उसका क्या कर देगी, इंक्रीमेंट कर देगी। तो अगर एक का हैप्पीनेस हो रहा है तो दूसरे का भी तो हो ही रहा है। इसका मतलब अगर इंडिविजुअल का जो एम था बोनस लेना, वो अच्छा काम कर रहा है तो एम्प्लॉय कंपनी के बेनिफिट के बारे में भी सोचेगी। अगर वो कंपनी के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचेगी तो कंपनी भी उसके बेनिफिट के बारे में नहीं सोचेगी। इसीलिए यहां पर ये अगर एक का हैप्पीनेस बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली दूसरे का भी हैप्पीनेस क्या है, बढ़ेगा। क्लियर? इसका मतलब यहां पर जो बेंथम है, बेंथम जो है 3 वर्ड्स की बात कर रहा है, सोवरेन, सैंक्शन और पावर। इन तीनों वर्ड्स के अराउंड वो एडवोकेट कर रहा है। वो कह रहे हैं इसकी थ्योरी इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व कर रही है कि हम कभी भी कोई लॉ बनाते हैं
तो लॉ बनाने के लिए क्या क्या है, अगर मैं इन्हें कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। जैसे अब वो कह रहा है अगर कोई लॉ बनाते हैं तो हम क्या देखेंगे, सोर्स। पहले देखेंगे कि लॉ बनाएगा कौन, किसके पास पावर होगी, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे लॉ किसके ऊपर बनेगा, यहां तो क्या है, कौन बना रहा है, यहां पर आएगा टू हुम, किसके ऊपर लॉ बनेगा। फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, कि लॉ का पर्पस क्या है, लॉ क्यों लेकर आ रहे हो, किन सर्कमस्टांसेस में हम उसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे एक्सटेंड, कोई भी अगर हम एक्ट देखते हैं उसमें लिखा होता है ना, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, तो हम देखेंगे किस रेंज तक वो एक्ट जो है हमारा, उसकी जो रेंज है वो किस रेंज तक जाएगी, वो देखेंगे, ठीक है। हम उसके एस्पेक्ट्स देखेंगे कि वो किस बिहाफ पर वो एक्ट आ रहा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे फोर्स, मतलब उसके पीछे कौन है जो लॉ को अप्लाई कर रहा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे एक्सप्रेशन, कि वो कैसे पब्लिश हो रहा है वो लॉ, क्लियर हुआ। फिर हम देखेंगे रेमेडियल अपेंडेजेस, जिसमें हम टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस लेकर आएंगे। तो ये उन्होंने लॉ को बताया है कि लॉ जो है वो कैसे आता है, ये लॉ जो है कहां से आया, कैसे आया, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब अब यहां पर हम देखें, बेंथम जो है, बेंथम भी अब ऑब्वियस सी बात है, जब हमने इसे एनालिटिकल स्कूल में डाला तो बेंथम किसको डील करेगा, लॉ एज इट इज को ही डील करेगा, उसका कोई लेना देना नहीं होगा किससे, लॉ ऑट टू बी से, उसका कोई लेना देना नहीं है लॉ ऑट टू बी से। इसी को उन्होंने थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स में डाल दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोजिटरल लॉ, एक्सपोजिटरल, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंसोरियल लॉ। ये मैंने आपको इसलिए बताया, कितनी बार प्री में यही क्वेश्चन आ जाता है, हु बाइफरकेटेड एक्सपोजिटरल एंड सेंसोरियल लॉ। तो किसने करा है, ये बेंथम ने ही करा है। उसने कहा है हम सिर्फ लॉ को देखेंगे, ये एज इट इज जो है, हमें नहीं देखना ये कोई रिगार्ड नहीं है कि हाँ ये मॉरल है इमोरल है, नहीं, हम इसे ऐसे ही लेके चलेंगे, ठीक है। हमने कहा हम वो लॉ लेके चलेंगे जो हमें क्या दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्लेजर दे रहा है। तो वो कह रहे हैं क्या इस प्लेजर को मेजर कर सकते हैं, तो बेंथम कह रहा है यस यू कैन मेजर, आप उस पेन को मेजर कर सकते हो, यस आप उसे मेजर कर सकते हो, वो भी किसके अंदर, क्वांटिटेटिव टर्म के अंदर। जैसे इसका मैं एग्जांपल दूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे अगर हम कहीं पर डिनर पे जाते हैं, तो हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, आपके पास ऑफर होता है, या तो आप नॉर्मल जो नूडल्स मंचूरियन ये सब ऑर्डर करो, या आपके पास ऑफर होता है एक प्लेटर का, कि उसके अंदर आपके पास सारी वैरायटी आ जाएगी। तो आप या तो प्लेटर ऑर्डर करते हो, या फिर आपने बस क्या ऑर्डर करा, नूडल्स ऑर्डर कर लिए और मंचूरियन कर लिए। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको मैक्सिमम जो यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है, किस में मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है उस प्लेटर में मिला होगा, क्योंकि उसमें लार्ज ऑफ वैरायटी मिली है, ये एक पूरा प्रॉपर मील हो जाता है। तो ऐसे ही ये कहते हैं कि हम जो है लॉ को मेजर कर सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा कब प्लेजर प्रोवाइड करा रहा है, कब उसको पेन प्रोवाइड करा रहा है। क्लियर हुआ यहां तक। अब एक चार्ट में पूरी थ्योरी को क्विकली रिवाइज करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। अब वो कह रहा है लॉ का पर्पस, अभी हमने पढ़ा लॉ का पर्पस क्या है, मैक्सिमम यूटिलिटी। यूटिलिटी हमने पढ़ लिया, यूटिलिटी क्या कहता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात करता है, मैक्सिमम यूटिलिटी की बात करी, ठीक है। उसके लिए हम क्या रखेंगे, हेडोनिज्म कैलकुलस रखेंगे। क्या रखेंगे हम, हेडोनिज्म कैलकुलस। उस हेडोनिज्म कैलकुलस में क्या होगा, हेडोनिज्म कैलकुलस का एक तराजू है, उसमें एक तरफ हम रखेंगे पेन और एक तरफ हम रखेंगे प्लेजर। तराजू में दो चीजें रखी जाती है ना, एक तरफ आएगा पेन, एक तरफ प्लेजर, और इस हेडोनिज्म कैलकुलस से हम टोटल यूटिलिटी निकालेंगे कि कितना हमें क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और फिर इससे हमारा आइडिया आ जाएगा इस पेन प्लेजर से कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ
ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो यहां देखो इस चार्ट में इसकी पूरी थ्योरी आ जाती है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं लॉ का पर्पस क्या है, यूटिलिटी प्रोवाइड कराना, लोगों को सेटिस्फैक्शन देना। उसको हम कैसे करेंगे, हम एक तराजू में रखेंगे जो कि ऐसे हेडोनिज्म कैलकुलस है, जिसकी तरफ एक पेन आएगा उसकी तरफ एक प्लेजर आएगा, इससे हम टोटल यूटिलिटी निकालेंगे और उससे क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस निकल कर आएगा, ग्रेटेस्ट पीपल। तो ये थी हमारी टोटली बेंथम की थ्योरी कि बेंथम ने इस पूरी थ्योरी में क्या कहा है। थैंक यू फॉर दिस। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे ऑस्टिन की थ्योरी के बारे में। ओके, थैंक यू।